हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज मैं इस वीडियो में 2024 के केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आए थे उनको लेकर आया हूं। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा और इसके दूसरे वीडियो में भी 40 क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के कराऊंगा वो सारे के सारे 2024 के क्वेश्चन है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन 2024 में आए थे। तो इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और एक आइडिया इनसे आपको लग जाएगा कि पेपर का लेवल पिछली बार क्या था। तो उससे बहुत ज़्यादा पेपर का लेवल चेंज नहीं होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। इसमें कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं रखा गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेलुलोज किसका पॉलीमर है। मतलब सेलुलोज जो है ये एक यूनिट का नहीं है, कई यूनिट से मिलकर बना है। तो हमसे इसकी बेसिक यूनिट पूछ रहा है। जो सेलुलोज होता है हमारा, सेलुलोज ग्लूकोज से बनता है। कौन सा ग्लूकोज होता है? बीटा डी ग्लूकोज से बनता है। बीटा डी ग्लूकोज से बनता है। और कैसे जुड़ता है ये? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ता है। तो सेलुलोज जो होता है बीटा डी ग्लूकोज का बनता है और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये ग्लूकोज के यूनिट से एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। हम ऑप्शन में देख लेते हैं, ग्लूकोज हमारा सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो पहले का सी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा एक टेस्ट सीरीज चल रहा है फ्लोरेंस एकेडमी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के नाम से, जिसमें हम टोटल 10 टेस्ट करा रहे हैं। जैसे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसी के बेस पर क्वेश्चन उसमें रखे गए हैं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो किसी को भी परेशानी नहीं होगी। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों टेस्ट खरीद सकते हैं। टेस्ट स्टार्ट हो चुका है और 3 टेस्ट हो चुके हैं, चौथा टेस्ट अभी संडे को होने वाला है। अगर आप टेस्ट परचेज करना चाहते हैं तो ये नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट की प्राइस सिर्फ 99 रुपीज़ है। 10 टेस्ट को अटेम्प्ट करने में कोई भी लिमिट नहीं है, आप चाहे जितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस उससे बेहतर हो सकती है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेल्स एंड स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कह रहा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के स्ट्रिंग को बनाने के लिए मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं। मतलब मेटल की कई तरीके की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी एंड सोनरनेस। तो हमें इसमें से बताना है कि हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या चाहिए होगा? आवाज़। मेटल की आवाज़ चाहिए होगी, और मेटल आवाज़ करता है, एक अच्छी आवाज़ निकालता है जब उसे हम टच करते हैं, वाइब्रेट करते हैं या फिर ठोंकते हैं, तो एक बढ़िया आवाज़ आती है। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोनरस। मेटल क्या होता है? सोनरस होता है। सोनरस का मतलब ही होता है ध्वनि प्रोड्यूस करना। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर वो सोनरसनेस होगा। मतलब ये प्रॉपर्टी हम यूज करके स्ट्रिंग को बनाते हैं ताकि आवाज आ सके और बढ़िया आवाज आ सके। पहला दिया हुआ है मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी और कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन होना या फिर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होना। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि कितना उसे हम खींचकर वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब उसे कितना खींचकर हम पतला कर सकते हैं। और मैलिबिलिटी जो होता है, मैलिबिलिटी का मतलब होता है उसे हम कोई शेप दे सकते हैं, मतलब उसको पीट पीट कर हम किसी नए शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी और मैलिबिलिटी में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन डक्टिलिटी का मतलब ये होता है उसे हम खींच कर पतला कितना कर सकते हैं या कितना ज़्यादा खींच सकते हैं और टूटेगा नहीं। मैलिबिलिटी में यही अंतर होता है कि उसे हम पीट पीट के दूसरा शेप देते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर बी वाला है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द प्रोसेस इन विच अ कार्बोनेट ore is heated strongly in the absence of air to convert it into metal oxide is called। हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि वो कौन सा प्रोसेस है, हमें प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें हम क्या क्या यूज करते हैं, उसने दे रखा हुआ है।
तो सबसे पहली चीज हमें कार्बोनेट दे रखा है, उसने कहा है कार्बोनेट हमारे पास है या कार्बोनेट और है हमारे पास, हम उसे हीट कर रहे हैं, हम उसे हीट दे रहे हैं, लेकिन एयर एब्सेंट है, एयर प्रेजेंट नहीं है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं और इसमें बनता क्या है, मेटल ऑक्साइड बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। ये कौन से प्रोसेस की रिएक्शन है हमें ये बताना है। तो ये कैल्सिनेशन का रिएक्शन होता है। कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं, कार्बोनेट ओर को डिकम्पोज करते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं, कार्बोनेट ओर को डिकम्पोज करते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे अगर हम जिंक का कार्बोनेट ओर ले लें ZnCO3, तो इसको जब हम हीट करते हैं तो ये बनाता क्या है, ZnO प्लस CO2। हम इसे हीट करेंगे और एयर एब्सेंट होगी यानी कि ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, तो हमें ZnO बनेगा यानी कि ये मेटल ऑक्साइड मिला हमारा और ये CO2 मिला, कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ में मिला। हम इस रिएक्शन को कैल्सिनेशन कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गैल्वेनाइजेशन इज मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाई कोटिंग इट विद अ थिन लेयर ऑफ। हमसे कह रहा है कि गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, हमसे ये डायरेक्ट एक तरीके से पूछ रहा है, लेकिन उसने आगे बता रखा है कि आयरन को हम प्रोटेक्ट करते हैं रस्ट से। तो गैल्वेनाइजेशन में हम क्या चीज यूज करते हैं कि रस्ट से आयरन को बचाता है, हमें ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है गैलियम, एल्यूमिनियम, जिंक और सिल्वर। गैल्वेनाइजेशन बहुत फेमस प्रोसेस है, 10th क्लास में भी आपको पढ़ाया गया है, 10th या 9th में, और 11th में भी आपको पढ़ाया गया है कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। गैल्वेनाइजेशन में हम यूज करते हैं जिंक, जिंक का यूज करके हम आयरन के ऊपर एक कोट लगाते हैं जिसकी वजह से आयरन रस्ट रेजिस्टेंस हो जाता है। तो हमारा आंसर होगा जिंक, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। गैल्वेनाइजेशन में हम जिंक का यूज करते हैं मेटल को रस्ट होने से बचाने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। कह रहा है आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, किसकी वजह से। तो पहला दिया हुआ है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, दूसरा दिया हुआ है फ्री आयंस की वजह से, फ्री एटम्स की वजह से, फ्री मॉलिक्यूल्स की वजह से। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि वाटर में हम सॉल्युबल या कर रहे हैं या फिर वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी कैसे हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है आयंस की वजह से होता है। जब भी वाटर में डिजॉल्व होकर कंडक्शन की बात करेगा तो आयंस की वजह से होता है, फ्री आयंस जो होते हैं वो मूव करते हैं उसकी वजह से होता है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज्ड इन पेट्रोलियम जेली। कह रहा है इसमें से पेट्रोलियम जेली में कौन सा एलिमेंट हम यूज करते हैं। पेट्रोलियम जेली जो होता है ये हाइड्रोकार्बन मिक्सचर होता है या हाइड्रोकार्बन होता है, एक तरीके से हाइड्रोकार्बन होता है। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, ये हमें क्लियर पता है। हम देख लेते हैं ऑप्शन में, पहला दिया हुआ है सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बन। कार्बन दिया हुआ है डी ऑप्शन में, हम कार्बन लगाएंगे क्योंकि जो सल्फर, फास्फोरस और नाइट्रोजन दिया हुआ है ये जनरली हम यूज नहीं करते हैं पेट्रोलियम जेली में, या फिर ये पाए नहीं जाते हैं पेट्रोलियम जेली में। जनरली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर बट कार्बन मोनोऑक्साइड इज। हमसे कह रहा है, कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है नॉन मेटल का। नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। बट हमसे कह रहा है लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है हमें बताना है, जबकि कार्बन भी नॉन मेटल है। तो अगर कार्बन नॉन मेटल है उसकी ऑक्साइड एसिडिक होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसीलिए उसने क्वेश्चन पूछ रखा है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो न्यूट्रल होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है, आपको ध्यान रखना है। कुछ चीजें याद करने वाली होती हैं केमिस्ट्री में तो उसे याद करके ही लिखा जा सकता है। जैसे ये सारी चीजें हैं ये याद करने वाली, अभी मैंने बताया तो आपको याद कर लेना चाहिए कि मोनोऑक्साइड जो होता है वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है कार्बन का।
जबकि बाकी नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर देते हैं। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन कहाँ पर है। कह रहा बेसिक है, न्यूट्रल है, एम्फोटेरिक है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारा न्यूट्रल वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर न्यूट्रल होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ना तो कोई एसिड होता है ना ही बेस होता है। Acid in which oxygen is present essentially along with hydrogen and other elements is, कह रहा है एसिड, ऐसा एसिड बताओ जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। हमें एसिड का नाम बताना है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। किसके साथ? हाइड्रोजन और अदर एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन उसमें होना ही चाहिए। तो ऐसा एसिड अगर हमें बताना हो जाए तो हमें मिलता क्या है? ऑक्सी एसिड। हमें ऑक्सी एसिड मिलता है, इनका नाम होता है जिसमें एसेंशियल होता है कि ऑक्सीजन होना चाहिए। हम उन्हें नाम दे रखे हैं ऑक्सी एसिड। तो पहला दिया हुआ है हाइड्रा एसिड, मतलब हाइड्रोजन होगा। ऑक्सी एसिड जो होगा ऑक्सीजन होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड ये इससे मैच ही नहीं करते हैं, ये पूरी तरीके से अलग कॉन्सेप्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी वाला होगा। कह रहा है प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड ऑन एडिंग स्लेक्ड लाइम इन सोडियम कार्बोनेट। हमसे कह रहा है सोडियम कार्बोनेट में हम स्लेक्ड लाइम मिला रहे हैं तो क्या चीज बनेगा? प्रेसिपिटेट कौन सा बनेगा? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्लेक्ड लाइम क्या होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट क्या होता है। स्लेक्ड लाइम का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3। हमें इनका रिएक्शन कराना है तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी ये रिएक्शन होगा तो सोडियम हमेशा क्या होगा? रिप्लेस होगा। सोडियम रिप्लेस होगा और कैल्शियम उसकी जगह पर आएगा और ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड उधर निकलेगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? जैसे ही कैल्शियम यहाँ पर आएगा कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, यानी कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। आप चाहें तो इसको रिवाइज करने के लिए इसका पूरा रिएक्शन लिख सकते हैं। सीधा सीधा हमें कुछ नहीं करना, हमें लिखना है CaOH होल ट्वाइस प्लस Na2CO3 और उसके बाद इसको डिस्प्लेस करके हमें रिजल्ट लिख देना। जैसे अगर हमें रिजल्ट लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? हमारा आंसर जो आएगा यानी कि CaCO3 आएगा प्लस NaOH आएगा। हमें इसे बैलेंस करना होगा, इसे बैलेंस कर देंगे तो इस रिएक्शन का यही रिजल्ट आएगा या प्रोडक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टिंग ऑफ आंट्स और बीज। कह रहा है मधुमक्खियों और चींटियों के स्टिंग में, कांटे में क्या चीज होता है या फिर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो जब भी हमें चींटियां काटती हैं थोड़ी देर तक हमें काफी दर्द जैसे होता है और अजीब सा मतलब फील होता है, तो उसमें एक एसिड होता है। उसकी वजह से जैसे ही वो लोग हमें काटते हैं, हमें पकड़ते हैं, वो एक एसिड हमारे शरीर में छोड़ देते हैं। वो इस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, इसका फार्मूला होता है HCOOH। ये फॉर्मिक एसिड का फार्मूला है और स्टिंग और आंट में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कह रहा है न्यूट्रलाइजेशन इज। कह रहा है न्यूट्रलाइजेशन किसको कहते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन पहली चीज ये है कि जब भी हम एसिड बेस का रिएक्शन कराते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होता है, उसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब एक एसिड और बेस मिलके साल्ट बनाता है, और साल्ट क्या है? साल्ट हमेशा न्यूट्रल होता है, वो बेसिक या एसिडिक नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन ऑप्शन क्या दिया हुआ है। इसने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पूछ रखा है कि कौन सा प्रोसेस होता है जब हम न्यूट्रलाइजेशन कराते हैं, तो एक्सोथर्मिक होता है या फिर एंडोथर्मिक होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक है। सोडियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स इट्स ऑक्साइड which turns the litmus solution blue showing that the oxide is। हमसे कह रहा है सोडियम कार्बोनेट को हमने हीट किया, हीट करने के बाद उससे एक ऑक्साइड बना। उस ऑक्साइड को जब हमने लिटमस पेपर से चेक किया तो उसने लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू कर दिया। जो हमारा लिटमस सॉल्यूशन था उसको ब्लू कर दिया। ये हमें क्या बताता है? हमसे क्वेश्चन पूछा है अगर लिटमस सॉल्यूशन ब्लू हो गया तो उस ऑक्साइड का नेचर हमें बताना है। तो लिटमस पेपर रेड और ब्लू कब होते हैं?
इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे। एसिडिक हम तब कहेंगे जब लिटमस पेपर रेड होता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एसिडिक मीडियम अगर होगा तो लिटमस पेपर जो होगा या लिटमस सॉल्यूशन जो होगा वो रेड कलर का हो जाएगा, लिटमस को रेड कलर में चेंज करेगा। अगर बेसिक होगा तो लिटमस सॉल्यूशन ब्लू कन्वर्ट हो जाएगा, हमें ये ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं, हमसे सीधे सीधे कहा है कि सॉल्यूशन ब्लू कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब बेसिक बना हुआ है, जो भी ऑक्साइड बना है वो बेसिक बना हुआ है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अब फिर से एक चीज क्वेश्चन पूछा उसने हमसे, अब की बस एक चीज चेंज कर दिया है, अब की वो एसिड दे दिया है और उसने कहा है कि गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उसका रीजन क्या होता है। दिया हुआ है फ्री न्यूट्रॉन, फ्री एटम्स, फ्री आयंस और फ्री मॉलिक्यूल्स। इसके पहले ही मैंने बताया था, अगर लिक्विड फॉर्म में है, डिजॉल्व हो रहा है, वो आयंस के फॉर्म में जाएगा, फ्री आयंस के फॉर्म में हमेशा जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर भी फ्री आयंस होगा, चाहे वो एसिड हो कोई लिक्विड हो, उससे हमें नहीं मतलब होता है। फैटी फूड्स बिकम रैंसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, कह रहा है फैटी फूड रैंसिड हो जाते हैं किस प्रोसेस की वजह से। रैंसिड का मतलब खराब होना, जो हम अगर फैटी फूड रखे हुए हैं अगर खराब हो गया तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ऑक्सीडेशन की वजह से खराब होता है, हाइड्रोजनेशन की वजह से, या कार्बन और रिडक्शन। कार्बन को हम हटा देते हैं, रीजन ये है कि ये कोई प्रोसेस नहीं है। रिडक्शन जो होता है ये प्रोसेस है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है और ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो जो फैटी फूड होते हैं वो जो खराब होते हैं, रैंसिड होते हैं, वो क्यों होते हैं, ऑक्सीडेशन की वजह से होते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, उसकी वजह से वो खराब होते हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए वाला होगा। सिल्वर फॉइल इज यूज्ड फॉर रैपिंग फूड, कह रहा है कि रैपिंग करने के लिए, फूड को रैप करने के लिए हम सिल्वर फॉइल्स का यूज करते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ सिल्वर इज यूज्ड फॉर दिस, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी सिल्वर की यूज हुई है। हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि हम पैक करते हैं उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हम सिल्वर फॉइल बनाते हैं उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। क्योंकि हम सभी को पता है सिल्वर इतना बड़ा बड़ा पॉलीथीन के जैसा तो आता नहीं, तो हम जो सिल्वर फॉइल्स बनाते हैं उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है। इसमें मैंने बताया था कि ये ठोक कर अगर हम किसी चीज़ का शेप चेंज कर रहे हैं और वो टूट नहीं रहा, उसका शेप आसानी से हम चेंज कर ले रहे हैं, उसे हम मेलिबिलिटी कहते हैं। यहाँ पर मेलिबिलिटी बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यही होगा। डक्टिलिटी मैंने क्या कहा था, खींच के बढ़ाना, खींच के तान के उसे लंबा करना और वो टूटे नहीं, तो हम उसे डक्टाइल कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं उस प्रोसेस के नाम को। नेक्स्ट है मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन फॉर्म, कह रहा है मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या चीज बनता है, हमें वो पूछ रहा है। तो मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा आपको हमेशा ध्यान रखना है बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड बनाता है, बेसिक ऑक्साइड बनाता है। एक्सेप्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डायरेक्ट बात कर रहे हैं, जनरल बात। और जब भी नॉन मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो हमेशा वो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है अपना, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा, बेसिक ऑक्साइड बनेगा। विच एमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ मेटलाइड, इसमें से कौन सा एलिमेंट मेटलाइड है। तो मेटलाइड कौन सा है ये पहचानने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल दिमाग में फीड होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि इसमें से कौन सा मेटलाइड है। पीरियोडिक टेबल जो बुकों में दी हुई है उसमें सब कुछ डिवाइड कर रखा है उसने, मेटल्स, मेटलाइड्स, नॉन मेटल्स, सब कुछ उसमें अलग अलग डिवाइड कर रखा है, आपको वो याद होना चाहिए। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा सिलिकॉन, सिलिकॉन सी ऑप्शन में दिया हुआ है, मेटलाइड हमारा सिलिकॉन होता है।
द नॉन मेटल विच इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स इज। कह रहा है फर्टिलाइजेशन के लिए जो हम नॉन मेटल का यूज करते हैं इन चार ऑप्शन में से कौन सा है। फर्टिलाइजेशन में पहली चीज हम फास्फोरस का यूज कर सकते हैं, सल्फर का भी यूज होता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता है। तो हम देखते हैं क्लोरीन दिया हुआ है, सल्फर दिया हुआ है, फास्फोरस और कार्बन। तो सबसे सटीक आंसर हमारा यहाँ पर फास्फोरस होगा, इसलिए हम फास्फोरस का यूज करेंगे और आंसर हम फास्फोरस लगाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है विच स्पीसीज कैरी द मैक्सिमम चार्ज। इसमें से कौन सा मैक्सिमम चार्ज कैरी करेगा। तो हम देख लेते हैं कौन सा मैक्सिमम चार्ज कैरी करेगा। जब भी हम प्रोटॉन की बात करते हैं ये +1 की बात करता है। अगर हम बीटा पार्टिकल्स की बात करें तो बीटा पार्टिकल वो होते हैं या तो -1 होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा या फिर +1 होगा, एक पॉजिट्रॉन निकलेगा इसके बाहर, पॉजिट्रॉन निकलेगा बाहर। तो ये बनेगा +1 और -1 या इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा पार्टिकल में +2 का चार्ज आता है। कैसे आता है इसका एग्जाम्पल भी एक है, हीलियम 2+ में आता है। हाइड्रोजन आयन की अगर हम बात करें तो हम सिंपल H+ लिखते हैं, मतलब +1 दे रहा है। तो अब हम देख लेते हैं, प्रोटॉन ने +1 दिया था, बीटा पार्टिकल ने -1 या +1 दिया था, अल्फा पार्टिकल ने +2 दिया था, हाइड्रोजन आयन ने भी +1 दिया था। हमसे पूछा था मैक्सिमम चार्ज किसका होगा, तो हमारा आंसर होगा अल्फा पार्टिकल। क्वेश्चन कह रहा है द मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 500 ml ऑफ 0.25 MnACid। हमसे मोल निकालना है किसका, सोडियम क्लोराइड का। कितने में, वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml और हमें कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.25 m, मतलब कैपिटल M यहाँ पर देखो लिखा है। तो ये हो गया मोलैरिटी। हमें मोलैरिटी दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, हमें सोडियम क्लोराइड का मोल्स निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे वो देख लेते हैं कि कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे। तो इसमें हम फार्मूला मोलैरिटी का यूज करेंगे। जो मोलैरिटी कैपिटल M का फार्मूला होता है वो होता है मोल्स अपॉन लीटर। क्या लीटर, वॉल्यूम लीटर में, और ऊपर हम मोल रखते हैं। हमें यहाँ पर दिया क्या है, हमें मोलैरिटी दे रखा है उसने, मोल्स निकालना है, वॉल्यूम दे रखा है। तो हम यहाँ से मोल्स का फार्मूला लिख लेते हैं। मोल्स इज इक्वल टू हो जाएगा M, कैपिटल M यानी मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम का। ये हमें एक फार्मूला मिल गया बेसिक, जिसका हम यूज करके यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। मोलैरिटी दिया हुआ है 0.25, वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि उसने ml में दे रखा है, तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे लीटर में। तो ये हो जाएगा 500 अपॉन 1000। ये हमारा कैलकुलेशन के लिए है और इसका कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आपका निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा और कितना आएगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 0.25 मल्टीप्लाई बाई 500 अपॉन 1000, इसको जब हम सॉल्व करेंगे या तो हम काट पीट सकते हैं या फिर डायरेक्ट हम डेसिमल में कन्वर्ट कर दें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर 1 2 3 जीरोज हैं, हम यहाँ पर 3 के बाद डेसिमल लगाएंगे यानी ये 0.5 हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 5 5 25 और 5 2 10 2 12, ये 125 का पाएगा। उसके बाद डेसिमल गिन के लगाएंगे, 2 और 1 3, 3 डिजिट पे हम डेसिमल लगाएंगे, ये आएगा 0.125 मोल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी वाला होगा, 0.125 मोल्स। इसमें जितने भी क्वेश्चन थे ये 2024 में आए हुए थे। जिन लोगों ने पेपर दिया था उन्हें तुरंत पता लग जाएगा कि ये 2024 का क्वेश्चन है। जिन लोगों ने नहीं दिया है उनके लिए मैं बता दूं, एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जैक्ट 2024 वाले क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा आप। इसमें अभी मैंने 20 कराए हैं, बाकी 20 अभी बचे हैं। वो 20 किसी दिन दूसरे दिन मैं करा दूंगा और सारे 2024 के सभी पेपर्स का सॉल्यूशन करवाऊंगा ताकि आपको एक जनरल आइडिया मिल सके कि पेपर कैसे आता है।